हेलो साथियों, सभी को जय हिंद और जोहार। तो आज हम करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का पीजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए, जो हिंदी से क्या कर रहे हैं बच्चों, स्नातक तक कर रहे हैं ना, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की कक्षा। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जनसंचार में श्रव्य माध्यम, है ना। श्रव्य माध्यम में क्या आता है, तो ये रेडियो है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनके भी सिलेबस में है ना, आने पाठ्यक्रम में जिनका भी श्रव्य माध्यम है, तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग इसे पूरा अंत तक देखेंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट है सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। इसे हम लोग 5 भागों में डिवाइड करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जो हमारा पहला भाग आने वाला है, ये है मेरा श्रव्य माध्यम, है ना। इसमें जो अर्थ, प्राकृतिक और इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे, इसे पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ठीक है, भाग 1 में श्रव्य माध्यम की परिभाषा। आखिर में श्रव्य माध्यम है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो ध्वनि पर आधारित संचार, है ना, कहते हैं ना, ध्वनि पे आधारित संचार है ये, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा। जब हम लोग देखें तो श्रव्य माध्यम वह जनसंचार पद्धति है जिसमें सूचनाओं और विचारों का प्रेषण केवल शब्दों, ध्वनियों एवं संगीत के माध्यम से किया जाता है। या दृष्टि, देखना का, जो देखने की बात होती है, देखने का कोई स्थान नहीं होता, केवल श्रवण, सुनना ही मुख्य द्वार है। यानी इसमें क्या होता है, जैसे बात से ही पता चल रहा है ये क्या है, श्रव्य माध्यम है ना। तो श्रव्य माध्यम क्या होता है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुनाई दे, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या सुनाई दे, ऑडियो, है ना। तो बात सिर्फ होगी ऑडियो की, तो जिसमें सिर्फ हमें ऑडियो सुनाई दे उसे हम लोग श्रव्य माध्यम कहेंगे। इसमें दृश्य का कोई भी चित्रित नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का कोई छवि नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, तो उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचारों में हम घटना को नहीं देख पाते, लेकिन रिपोर्टर के शब्दों को सुनकर उसकी गंभीरता समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है, ठीक है, और रेडियो पे समाचार चल रहा है कि आपका जो भी एरिया है उस एरिया में कोई जगह का नाम होगा। अब जगह के नाम से आपको पता होगा कि कौन कौन सा एरिया है। मान लीजिए आपका कोई एरिया है, ज़रा कल्पना कीजिए कि उस एरिया में बाढ़ आने वाला, पानी आपके घर से बस 100 मीटर दूर है, ठीक है। तो ये जो सूचना आपको रेडियो के थ्रू मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका छवि अपने दिमाग में स्वयं बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो आपको दृश्य भी दिखाया जा रहा है, आप खुद से उसकी परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका जो प्राकृतिक है ना, यानी प्रकृति है, जो हम लोग देखेंगे चेहरे की अनुपस्थिति होती है इसमें। यानी श्रव्य माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता इसका अदृश्य होना है ना, मतलब ये दिखाई नहीं देता है। वक्ता या आरजे, यानी जो बोलने वाले होते हैं उसी को कहते हैं, का चेहरा श्रोता के सामने नहीं होता, इसलिए जो उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और शब्दों का चयन ही क्या करता है, संचार की सफलता तय करता है कि ये जो मतलब जो समाचार जो प्रसारित हो रहा है वो कितना प्रभावित होने वाला है या कितना प्रभावशाली बनने वाला है, ये उसके बोलने पे निर्भर करता है ना। तो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, है ना, और बात समझ में आए, ऐसी भाषा का प्रयोग हो। तो इसीलिए कहते हैं उतार चढ़ाव और शब्दों का चयन ही सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखें, बिनिका गीतामाल में अमीन साइनी की आवाज़ सुनकर श्रोता उनके जादुई व्यक्तित्व का अनुमान केवल उनकी आवाज़ से लगा लेते हैं, ठीक है। यानी ये किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर और क्या कहते हैं, सुरीली है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग थिएटर ऑफ माइंड। ये तीसरा पॉइंट बन रहा है। इसमें कल्पना का विस्तार होता है, यानी थिएटर ऑफ माइंड कहने का क्या अर्थ है, थिएटर से आप लोग समझ रहे होंगे जो मूवी थिएटर होता है ना। तो अब ये जो थिएटर है, थिएटर कहाँ की बात कर रहा है, हमारे मस्तिष्क की बात कर रहा है, यानी हमारे दिमाग की बात कर रहा है, हमारे माइंड की बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कल्पना के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, छवि बनाएंगे। देखिए, रेडियो को थिएटर ऑफ माइंड कहा जाता है क्योंकि यह श्रोता को मानसिक रूप से सक्रिय बनाता है। जब हम आवाज़ सुनते हैं तो हमारी मस्तिष्क स्वतः ही उन दृश्यों का निर्माण करने लग जाता है, यानी छवि बनाने लगता है हमारा दिमाग, है ना। इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं थिएटर ऑफ माइंड। जैसे उदाहरण के लिए रेडियो नाटक में क्या हो रहा है,
तेज हवा और पत्ते खड़खड़ाने की आवाज़ सुनकर श्रोता के मन पर डरावने जंगल का दृश्य उभरने लगता है। यानी अब एक श्रोता यानी जो रेडियो आरजे होता है, जो बोलने वाला वक्ता होता है, वो क्या कर रहा है, समाचार प्रसारित कर रहा है एक ऐसा जिसमें क्या हो कि एक सरसराहट सी हवा चल रही हो और खिड़कियां खड़खड़ाने वाली बातें बता रहा हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक छवि बनेगा। ठीक है, और ये जो होता है आपका इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ जर्नलिज्म, मतलब इसके बारे में आगे बताएंगे। चलिए पहले अभी इसकी देखते हैं तत्कालिकता और गति, है ना। तो तत्कालिकता और गति के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे तेज़ और माध्यम होता है, मतलब ये जो है सबसे फास्ट हमारे पास सूचना में पहुंचाने के माध्यम, सबसे फास्ट माध्यम होता है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई, अभी तो बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन जिस समय कुछ नहीं था, ठीक है, उस समय क्या था कि अभी तो क्या होता है, लाइव रिपोर्टिंग हो जाता है ना, किसी घटना के बारे में अगर जानना है तो तुरंत हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उसी तरह से इसकी बात की जा रही है, तो ये जो श्रव्य माध्यम है ये सबसे तेज़ होता है। कहने का अर्थ है रेडियो समाचार की सबसे बड़ी ताकत इसकी तत्कालिकता है, यानी अखबार को छापने में समय लगता है और टीवी को विजुअल एडिटिंग में, लेकिन रेडियो पर रिपोर्टर एक फ़ोन के जरिए सीधे घटना की जानकारी दे सकता है। किसी भी प्रकार का कोई मतलब मेकअप वगैरह नहीं करना है ना, डायरेक्ट क्या करेगा, बस वहाँ ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो टीवी पे क्या होता है, अगर न्यूज़ प्रसारित करना है तो टीवी पे न्यूज़ प्रसारित करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, तो उसे तैयार करने में समय लगता है, लेकिन जो रेडियो सिस्टम है, जो ध्वनि का माध्यम है, वो बहुत तेज़ होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो ही वह माध्यम है जो सबसे क्या करता है, पहले राहत और बचाव की खबरें जनता तक पहुंचाता है ना। कौन सा माध्यम, तो रेडियो माध्यम। ठीक है, चलिए देखते हैं। निरक्षरों का ये सहारा होता है, यानी सुनने की जो बातें होती हैं, निरक्षर जैसे किसी को पढ़ने नहीं आता, अखबार नहीं पढ़ सकता, अब उसे किसी जगह की घटना के बारे में जानना है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ऑडियो है ना, यानी जो श्रव्य माध्यम होता है वो। ठीक है, तो साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती इसमें। श्रव्य माध्यम की सबसे बड़ी सामाजिक उपयोगिता यह है कि इसे समझने के लिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह दुनिया के उस बड़े हिस्से तक पहुंचता है जो मुद्रित अखबार नहीं पढ़ सकता। ठीक है, यानी लिखा हुआ अखबार को नहीं पढ़ सकते। उदाहरण के लिए गांव के चौपाल पर बैठे अनपढ़ किसान भी रेडियो सुनकर खेती बाड़ी की नई तकनीक और मौसम की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर अखबार में ये न्यूज़ आए तो वो क्या रहते हैं, निरक्षर रहते हैं, यानी बिना पढ़े हुए रहते हैं, तो उन्हें ये सारी बातें नहीं पता चल पाती है। ठीक है, छठा पॉइंट जो है वो है अंतरंगता, यानी इसमें क्या देखते हैं, तो व्यक्तिगत संवाद, यानी इसमें क्या होता है, रेडियो एक बेहद अंतरंग माध्यम है। आरजे यानी जो बोलने वाले की आवाज़ श्रोता को ऐसा महसूस कराती है जैसे वह केवल उससे बात कर रहा हो। यह अकेलापन दूर करने वाला एक साथी की तरह काम करता है ना। तो मतलब समझो कि ये साथ दोस्ती की तरह निभाता है ना। उदाहरण के लिए रात के समय रेडियो पर सुने जाने वाला कोई सुरीली गाना या गज़ल श्रोता को क्या करता है, मानसिक शांति और जुड़ाव की अनुभूति कराता है। तो ये क्या करता है, एक प्रकार से व्यक्ति को अकेले नहीं रहने देता है ना। ऐसा लगता है जैसे बोलने वाला वक्ता जो उसके समक्ष हो और उसी से बातें कर रहा हो। सातवां पॉइंट आ जाइए, तो श्रव्य माध्यम की सीमाएं क्या क्या है, तो ये एक रेखीय होती है, यानी लीनियर प्रकृति का होता है। श्रव्य माध्यम की एक बड़ी सीमा यह है कि यह एक रेखीय होता है, यानी अगर आप कुछ सुनने से चूक गए तो अखबार की तरह उस लाइन को दोबारा नहीं पढ़ सकते। यह श्रोता की याददाश्त पर निर्भर करता है। ठीक है, सुनने वाले की, यानी उदाहरण के लिए से रेडियो पर समाचार सुनते वक्त आपका ध्यान हट गया तो आप महत्वपूर्ण आंकड़े या तिथि दोबारा नहीं सुन पाएंगे। यानी जो भी चीज़ें प्रकाशित होती है, प्रसारण होता है, वो एक ही बार प्रसारित होगा। ठीक है, इसीलिए लोग जब भी रेडियो सुनते हैं ना तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सुनते हैं, जैसे कान पूरा समझो कि वहीं पे पूरा ध्यान केंद्रित कर लिए हो। ठीक है, आइए अब हम लोग भाग 2 में आते हैं। अभी तक हम लोग भाग 1 देखे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो रेडियो की ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विकास कि ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये विकास कैसे हुआ है ना, इसमें वैज्ञानिकों की क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। चलिए तो इसे देखते हैं। तो
विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज सबसे पहले जो आता है, तो मैक्सवेल और हर्ट्ज का योगदान, है ना। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग साउंड की फ्रीक्वेंसी नापते हैं तो हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है, उसी से ये बना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो रेडियो के विकास की नींव 19वीं सदी में रखी गई, यानी 19वीं सदी कहने का तात्पर्य यह है जब 1900 के आसपास ये आपका चल रहा था, ठीक है, 18वीं सदी। तो जैसे आप आ जाइए जेम्स क्लर्क, है ना, मैक्सवेल ने भविष्यवाणी की कि तरंगे बिना तार के चल सकती है। तरंगे यानी तरंग क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं आवाज़ जो जाता है ना उसकी, जैसे हवा क्या होता है, किसी प्रकार का कोई तार रहता है क्या उसके लिए, नहीं, उसी प्रकार से जो आवाज़ है हवा के माध्यम से चलता है, तो उसी की बात करते हैं। वो कौन, जेम्स क्लर्क, है ना। वो क्या कहते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं कि तरंगे बिना तार की चल सकती है। 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने क्या किया, प्रयोग के जरिए इसे सिद्ध किया। कौन, तो हर्ट्ज ने इसे क्या किया, प्रयोग किया। भविष्यवाणी कौन किए थे, मैक्सवेल, है ना। भविष्यवाणी आपको अगर नाम नहीं याद आएगा तो इसे क्रिकेटर से याद रखिएगा, जो क्रिकेटर है ना, ठीक है, उनके नाम से याद रखिएगा कि मैक्सवेल जो क्रिकेटर है उन्होंने क्या किया, एक खोज किया, ठीक है, मतलब भविष्यवाणी की कि जो आपका तरंग है वो बिना तार के चल सकता है। और इसे सिद्ध किसने किया, तो हर्ट्ज ने। जैसे हम लोग साउंड की फ्रीक्वेंसी नापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं ना, तो हर्ट्ज ने इसकी खोज की, ठीक है। चलिए, इसीलिए रेडियो की फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई को आज हर्ट्ज कहा जाता है ना, HZ से हम लोग डिनोट करते हैं उसे। चलिए, तो आगे देखते हैं गुग्लिल्मो मार्कोनी, ठीक है, जो आपके गुग्लिल्मो मार्कोनी है इसे जनक माना जाता है। तो बेतार का तार 1895 में, तो ये कहते हैं इतालवी वैज्ञानिक, कहाँ के थे, इतालवी वैज्ञानिक थे गुग्लिल्मो मार्कोनी को रेडियो का वास्तविक जनक माना जाता है। उन्होंने 1895 में, कब, 1895 में, ठीक है। और इन्होंने जो हर्ट्ज ने कब खोजा था, 1887 में, ठीक है, कब, 1887 में, ठीक है। तो इन्होंने जो आविष्कार मतलब अपने इस बात को सिद्ध किया था कि बिना तार के चलता है, तो कौन किया था, हर्ट्ज ने इसे सिद्ध किया था, कब, 1887 में। लेकिन फादर किसे कहा जाता है, रेडियो का फादर कहा जाता है गुग्लिल्मो मार्कोनी को, ठीक है। तो इन्होंने कब किया था, 1895 में पहली बार बिना तार के रेडियो यानी सिग्नल भेजने में सफलता प्राप्त की, और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ऐतिहासिक क्षण 1901 में, कब, 1901 की बात की जा रही है, मार्कोनी ने अटलांटिक महासागर के पार पहला बेतार संदेश भेजा जिसने संचार की दुनिया ही बदल दी, है ना। मतलब समुद्र के पार इन्होंने भेज दिया था किस चीज़ को, तो इस खोज को, है ना। चलिए अगला देखते हैं, पहला सार्वजनिक प्रसारण यानी सभी लोगों के बीच में जो होता है। तो क्रिसमस 1906 एक क्रांति, 24 दिसंबर 1906 को वैज्ञानिक रेगिनलॉन्ड फेसेंडेन ने पहली बार मानव आवाज़ और वायलिन संगीत को प्रसारित किया। वायलिन संगीत मतलब समझते हैं ना, एक म्यूजिक यंत्र है। इससे पहली रेडियो को उपयोग केवल सेना और जहाज़ों द्वारा मोर्से कोड यानी संकेत भेजने में होता था। पहले किसके लिए होता था, सेना को सूचना पहुंचाने के लिए। उदाहरण के लिए अटलांटिक महासागर में तैर रहे जहाज़ों के ऑपरेटर ने पहले बार संगीत और आवाज़ सुनकर इसे क्या किया था, चमत्कार माना था, है ना। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। चलिए अगला पॉइंट देखिए, भारत में रेडियो का उदय कब हुआ। तो भारत में रेडियो का उदय सन 1923 में माना जाता है ना। रेडियो क्लब ऑफ बम्बई, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में हुआ था। भारत में रेडियो का सफ़र जून 1923 में शुरू हुआ। याद रखिएगा 199 को इग्नोर कीजिए, तो पहले तो 1 2 3 एकदम सीक्वेंस है, ठीक है। 1 2 3 गिनती याद रहेगा ना, 1 2 3, बस बीच में आपको 9 लगा देना है, क्योंकि 18वीं सदी में क्या हुआ था, खोज चालू हुआ था, तो 19वीं सदी के आसपास में क्या हो चुका था, ये प्रारंभ हो गया, है ना। चलिए मतलब 20वीं सदी के आसपास ध्यान दीजिए। तो ये क्या हुआ, 1923 के आसपास में पहली बार भारत में आया, है ना। कहाँ पे, वो भी मुंबई में। तो भारत में रेडियो का सफ़र जून 1923 में शुरू हुआ। मुंबई के एक रेडियो क्लब ने
निजी स्तर पर पहला प्रसारण किया। इसके बाद कलकत्ता और मद्रास में भी ऐसे क्लब सक्रिय हुए। पहले मुंबई में यानी महाराष्ट्र में, उसके बाद कलकत्ता में जिसे हम लोग वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आया कोलकाता, बंगाल और मद्रास में, ठीक है, और मद्रास में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है ना, आगे इसकी अगर ये देखी जाए तो तिथि 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में व्यावसायिक रेडियो स्टेशनों की औपचारिक शुरुआत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC द्वारा की गई। किसके द्वारा? IBC द्वारा। कब? 1927 में, है ना। किसके लिए किया गया था? तो व्यवसाय के लिए यानी काम के लिए, ठीक है। चलिए, AIR का गठन, ऑल इंडिया रेडियो, नाम सुने हैं ना आप लोग? ऑल इंडिया रेडियो का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। तो इसकी गठन कब होती है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो 1936 में इसका क्या होता है? गठन होता है, जिसे हम लोग AIR के नाम से भी जानते हैं। 8 जून 1936 यानी भारत आज़ाद होने से 11 साल पहले, है ना, भारत आज़ाद होने से 11 साल पहले क्या हुआ था? इसका गठन हुआ। 1936 को भारत की सरकारी प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR कर दिया गया। इसके बारे में कहा जाता है कि लियोनेल फिल्डन इसके पहले महानिदेशक बने और उन्होंने इसे प्रोफेशनल रूप दिया। प्रोफेशनल रूप यानी कहते हैं ना, अब जो जैसे एक व्यक्ति गांव घर में रहने वाला शहर में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने लगता है, तो उसी प्रकार से इसमें कुछ भी बातें की जाती थी, लेकिन अब क्या करने लगा? प्रोफेशनल रूप से इसे इसकी प्रसारण होने लगी। जैसे स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने रेडियो को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख माध्यम माना, ठीक है। किसका प्रमुख माना? राष्ट्र निर्माण का। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद आता है आज़ादी की आवाज़ कांग्रेस रेडियो, है ना, मतलब आज़ादी की आवाज़ जो थी वो कांग्रेस रेडियो। 1942 गुप्त रेडियो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार से छिपकर कांग्रेस रेडियो चलाया। इसने क्रांतिकारियों के बीच जोश भरने और सूचना पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। किससे? ब्रिटिश शासन से इन्होंने छिप करके एक रेडियो बनाया था जिसका नाम क्या था? कांग्रेस रेडियो, है ना। घोषणा कब हुई? तो घोषणा किस पे होती थी? जो प्रसारण, जैसे आपके पास अगर रेडियो होगा तो आपको पता होगा उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग चैनल होते हैं, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे जाने के बाद आपको अलग अलग रेडियो के नाम आते हैं, अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती है, ठीक है। तो ये जो प्रसारण हो रहा था वो 42, ये आपका जो घोषणा था 42.34 मीटर पर, यह आज़ाद भारत की आवाज़ है। यह घोषणा उस समय युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थी, है ना। ये जो आवाज़ थी युवाओं के बीच में बहुत ही लोकप्रिय थी। जो कौन सा आवाज़? तो कांग्रेस रेडियो का। आगे चलिए, आकाशवाणी और विविध भारती, है ना। तो सांस्कृतिक नामकरण, अब इसे क्या किया गया? पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर 1857 में AIR का हिंदी नाम आकाशवाणी रखा गया, यानी ऑल इंडिया रेडियो एक प्रकार से क्या था? इंग्लिश नाम था, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये इंग्लिश नाम है ना। तो इसे क्या किया गया? पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर इसे क्या किया गया? आकाशवाणी नाम रखा गया, है ना। इसी वर्ष विज्ञापन आधारित विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई, जिसने फिल्मी संगीत को घर घर पहुंचाया, यानी जो मूवी में जो फिल्मों की जो संगीत होती थी उसे भी इस पे प्रकाशन शुरू कर दिया, है ना। लोकप्रियता इसकी देखें तो हवा महल और बिनाका गीतामाल जैसे कार्यक्रमों ने आकाशवाणी को भारत का सबसे चहेता मनोरंजन बना दिया, है ना। इसे क्या किया? बहुत ही लोगों में प्रसिद्ध बना दिया। लोग इसके प्रति बहुत आकर्षण होने लगे। मतलब लोगों के लिए एक प्रकार से समझो उस समय एक विकास था, है ना, कि वहाँ के लोगों की आवाज़ सुन पाना। चलिए अब हम लोग आते हैं भाग 3 में, जिसमें हम लोग देखेंगे रेडियो समाचार लेखन, यानी इसके सिद्धांत क्या है, भाषा एवं शैली क्या है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं रेडियो भाषा का मूल सिद्धांत, तो कान के लिए लेखन, है ना, यानी राइटिंग फॉर एयर। जैसे रेडियो के लिए लिखना अखबार के लिए लिखने से बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ शब्द
पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए होते हैं। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि एक बार सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। यानी आप अगर बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, यानी कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो सुनने वाले को मज़ा ही नहीं आएगा। जब किसी को कोई बात ही नहीं समझ में आएगी तो उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। सिद्धांत इसमें क्या होता है, विलस्ट यानी कठिन और अलंकारिक भाषा के बजाय बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए वाक्य संरचना, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसकी बात कर रहे हैं, छोटे और सरल वाक्य। इसमें आप देख सकते हैं कि रेडियो समाचार में एक वाक्य में अधिकतम 15 से 20 शब्द होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ तो इसमें 15 से 20 शब्द होने चाहिए। ठीक है, लंबे और मिश्रित वाक्यों से श्रोता भ्रमित हो जाते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा भी लंबा करते, छोटा भी करते तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, लोग भ्रमित हो जाते हैं। व्याकरणिक रूप से भी सरल वाक्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी व्याकरण के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, साधारण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास जरूरी है ना। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विकास जरूरी है। ये सही बनाओ, यानी विकास की अनिवार्यता आवश्यक पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है ना। अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में कह दिया क्या कि प्रधानमंत्री ने कहा विकास जरूरी, तो ये बातें सभी लोग समझ पाते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं तो उल्टा पिरामिड शैली का होता है ये, यानी कहने का अर्थ ये है उल्टा पिरामिड, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मुख्य सूचना देना है, ये इसमें जब भी रेडियो पर अगर कोई चीज़ प्रकाशित होती है तो उल्टा पिरामिड, जैसे देखो पिरामिड कैसे होती है, ऐसी होती है। आप लोगों ने देखा होगा पिरामिड कैसे होती है, इस शेप का होता है, यानी ऊपर क्या रहता है, पतला रहता है, नीचे फैलते हुए लंबा होते जाता है। ठीक है, लेकिन ये उल्टा पिरामिड का होता है, यानी नीचे पतला जाएगा और ऊपर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये होता कैसे है, जैसे इसमें क्या होता है, रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी खबर क्या, कहाँ, कब, कौन, मुखड़ा जिसे हम लोग कहते हैं में ही दे दी जाती है, यानी स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री आज भारी मतों से विजय हो गए, एक इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन चल रहा है पीएम का भारत में। ठीक है, अब क्या हुआ कि चुनाव का रिजल्ट पहले आ गया, है ना। जैसे मुख्य आज काउंटिंग था तो सबसे पहला न्यूज़ क्या था कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं तो अभी के समय में क्या हो गया कि पहले उल्टा सीधा बातें करेंगे, उसके बाद मेन शब्दों पे आते हैं। लेकिन रेडियो में क्या होता है, मेन शब्द को पहले बता दिया जाता है ना। जो मुख्य बातें होती उसे पहले बता दिया जाता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही भारी मतों से विजय प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद जैसे बंगाल का अगर चुनाव हुआ, अब बंगाल का उदाहरण ले लीजिए कि बंगाल में जो बीजेपी की कार्यकर्ता थे, वो मतलब जो बीजेपी पार्टी थी वो बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त की है। ये हो गया तुम्हारा प्रमुख न्यूज़। अब इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी, प्रधानमंत्री खुद आकर के इसके लिए क्या किए, प्रचार प्रसार किए, तब जा कर के इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो ये सब क्या हुआ, दूसरी बातें हो गई, है ना, इसे बाद में बताया गया। तो क्या होता है, सबसे प्रमुख जो पद होता है या शब्द होता है या जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे पहले बताई जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आंकड़ों और कठिन शब्दों का प्रयोग। ठीक है, संख्याओं का सरलीकरण, यानी रेडियो पर 1, 25 या 1,25,342 बोलने और सुनना कठिन है, इसलिए इसे 1.25 लाख से अधिक लिखना चाहिए, है ना। जैसे ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 1,25,342। ठीक है, रुपए बोलो, संख्या बोलो, जिसके हिसाब से आपकी ज़रूरत हो, तो ऐसा बोलना बहुत कठिन है ना। इसीलिए क्या कहते हैं कि ऐसे बोलने के बजाय क्या करना चाहिए, हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए लगभग के आसपास। जैसे देखिए क्या हुआ है, इसे 1.25 लाख, यानी 1.25 लाख क्या होता है, 1,25,000 के आसपास ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह संस्कृत के कठिन शब्दों की जगह हिंदुस्तानी या आम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए परिलक्षित की जगह दिखाई देना, है ना। परिलक्षित क्या होता है, दिखाई देना, उसकी जगह पे हम लोग क्या करना चाहिए, दिखाई देना। जैसे दृष्टिगोचर का जगह क्या लिखना चाहिए, सामने आना, जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जब हम रेडियो माध्यम यानी श्रव्य माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
वर्तमान काल का उपयोग जो अभी के समय में हो रहा है, तो ताजगी और सजीवता। रेडियो एक पल पल की खबर देने वाला माध्यम है। समाचार लिखते समय क्रियाओं का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि खबर सजीव यानी लाइव लगे। कहा गया कि बजाय कहाँ है ना, का प्रयोग अधिक होता है। उदाहरण के लिए भारत ने मैच जीता है, ये क्या है, सही है, लेकिन ये क्या होता है, बनाम भारत ने मैच जीता था, पुरानी खबर की तरह दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है, बिल्कुल एकदम वर्तमान की स्थिति को बताता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्वनि और संगीत की संतुलन, यानी जो बोलने की जो तरीका होता है उसकी बात की जा रही है कि पार्श्व ध्वनि का महत्व, यानी रेडियो में केवल आवाज़ नहीं बल्कि पृष्ठभूमि में बजने वाला संगीत और साउंड इफेक्ट खबर का मिजाज तय करता है। गंभीर समाचार के समय संगीत धीमा और मनोरंजन के समय चटपटा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि अगर जैसे कहते हैं ना, अभी लोग गीत अगर गाते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, सिंपल अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के अगर गीत गा रहा है तो उतना कोई लोग उसे प्यार नहीं करता, लेकिन वही बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक बजे, ठीक है, उस संगीत का जो म्यूजिक है वो बजे, उसके बाद वो व्यक्ति बस खाली गाना गाए, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग उसे बहुत अधिक महत्व देते हैं। उसी तरह से बातें की जा रही है, अगर कोई डरावनी खबर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से म्यूजिक होना चाहिए। अगर कोई चटपटा खबर है तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए। आगे आते हैं भाग 4 में, अब हम लोग आते हैं आधुनिक रेडियो, एफएम और डिजिटल पॉडकास्ट। ठीक है, जैसे अभी क्या हो चुका है, डिजिटल पॉडकास्ट भी आ चुका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए देखते हैं, तो एफएम रेडियो की क्रांति की बात करें तो इसमें आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना, यानी 1990 के दशक के उत्तरार्ध में निजी एफएम चैनलों के आगमन ने रेडियो का स्वरूप बदल दिया। मिर्ची, रेड एफएम जैसे चैनलों ने संगीत और स्थानीय सूचनाओं को प्राथमिकता दी। ठीक है, उसके बदलाव के बाद ये करते हैं कि इसने रेडियो की भाषा में इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश होता है ना, और चटपटी बोलचाल की भाषा बना दिया, जिससे शहरी युवा रेडियो से क्या होने लगे, रेडियो से दोबारा जुड़े। ठीक है, जो शहर के लोग थे वो दोबारा जुड़ने लगे क्योंकि उन्हें भाषा की बहुत आवश्यकता। मैंने क्या बताया कि रेडियो पे अगर आप क्या कर रहे हो, समाचार प्रसारित कर रहे हो या किसी प्रकार की कोई भी सूचना दे रहे हो, संगीत मनोरंजन के साधन दे रहे हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है भाषा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया, अब 1990 के आसपास में इसे क्या किया गया, भाषा को थोड़ा बदला गया, हिंदी इंग्लिश में लाया गया। ठीक है, चलिए देखिए, सामुदायिक रेडियो यानी जनता का अपना रेडियो। सामुदायिक रेडियो किसी बड़े व्यापारिक घराने का नहीं बल्कि स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है। यह 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थानीय समस्याओं, लोक संगीतों और बोलियों को स्वर देता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का रेडियो धड़कन या हरियाणा का अल्फाज ये मेवात, जहां स्थानीय किसान खुद आरजे बनकर अपनी बातें कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका अपना क्षेत्र है तो वहाँ से ही बस खाली क्या होगा, 15-20 किलोमीटर के एरिया में ही इसे बस प्रसारित किया जाएगा। इसे स्थानीय सामुदायिक रेडियो कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए डिजिटल रेडियो और पॉडकास्ट, है ना। तो ऑन डिमांड ऑडियो यानी इसे क्या कहते हैं, ऑन डिमांड ऑडियो। आज इंटरनेट ने रेडियो को पॉडकास्ट का रूप दे दिया है। अब आपको स्टेशन के समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आप अपनी पसंद की सामग्री मोबाइल पर जब चाहें सुन सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आज क्या मन कर रहा, बॉर्डर मूवी का संगीत सुनने का मन कर रहा है ना, संदेश से आते हैं। अब मान लीजिए मुझे अगर इस सॉन्ग को सुनने का मन कर रहा है तो अब एफएम पे कब प्रसारित होगा तब मैं सुनूंगा, लेकिन अब क्या हो चुका है, पॉडकास्ट सिस्टम आ चुका है, अब परिवर्तन आ चुका है, इंटरनेट ने क्रांति ले आया है। अब मेरा जब मन करेगा तब मैं उस सॉन्ग को सुन सकता हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी पोड मतलब पैकेट में रखा हुआ सामान, जब चाहे तब निकाल के सुन लो। ठीक है, रेडियो का भविष्य यानी इंटरनेट रेडियो। चलिए देखते हैं, वैश्विक पहुंच। इंटरनेट रेडियो ने भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है। आज न्यूयॉर्क में बैठकर कोई भी व्यक्ति भारत का विविध भारतीय स्टेशन सुन सकता है। भविष्य में रेडियो पूरी तरह से डिजिटल और क्या हो जाएगा, इंटरएक्टिव हो जाएगा, मतलब इंटरएक्टिव कहते हैं ना, वो हो जाएगा। ठीक है,
निष्कर्ष के माध्यम से अगर हम इसे समझे तो इसमें क्या कहते हैं, भले बदले यानी ट्रांजिस्टर से मोबाइल, लेकिन श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो की आत्मा कभी ख़त्म नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है साथियों कि आप भले ही आजकल मोबाइल से सुनने लगे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जो रेडियो का महत्व था वो ख़त्म हो जाएगा? है ना, कभी नहीं ख़त्म होगा, है ना। चलिए अब आ जाइए जो आपके परीक्षा विश्लेषण है, यानी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि श्रव्य माध्यम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है जो क्या करता है, बिना पढ़े लिखे लोगों का, ठीक है, जो देख नहीं सकते उनके लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग PYQ प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं, या मॉडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे आपका रेडियो के विकास क्रम पर विस्तृत निबंध, यानी ये 15 अंकों का आपसे पूछा जाता है तो इसे लिखना है ना। रेडियो के विकास क्रम पर क्या करना है आपको, विस्तृत निबंध लिखना है। यहाँ ये गलत जगह पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रेडियो के विकास क्रम पर विस्तृत निबंध लिखें। ठीक है, ये आपके सवाल हैं। जैसे इसमें आप क्या क्या करेंगे, प्रस्तावना एवं वैश्विक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि देंगे। रेडियो संचार तकनीकी की दुनिया में एक अद्भुत चमत्कार है। इसका विकास किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि क्रमिक वैज्ञानिक प्रयासों का फल है। 1864 में जेम्स क्लर्क यानी मैक्सवेल ने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गणितीय सिद्धांत दिया। कौन दिए थे, मैक्सवेल ने। कब, 1864 में। ठीक है, इसके बाद कौन, हाइनरिक हर्ट्ज ने इन तरंगों को क्या किया था, प्रयोगशाला में सिद्ध किया था। फिर इसे सिद्ध कौन किए थे, तो हर्ट्ज ने। ठीक है, वर्ष 1895 में गुगिलिल्मो मार्कोनी ने पहली बार क्या किया था, बेतार संदेश भेजने में सफलता प्राप्त की थी, यानी इसे सफल भी बना दिया। 1906 में पहली ऑडियो प्रसारण हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिक स्तर पर रेडियो ने 19वीं सदी के अंत में आकर के क्या किया था, आकार लिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए तो इसका जो विकास था, भारत में आगमन कब हुआ, 1927 से 1947। भारत में प्रारंभिक चरण का संघर्ष। ठीक है, भारत में रेडियो का इतिहास ब्रिटिश के समानांतर ही विकसित हुआ। ठीक है, यानी जब ब्रिटिश थे उसी समय। जून 1827 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ। कब, 1927 में। इसे 1927 में व्यावसायिक प्रसारण के लिए इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC बनी, लेकिन आर्थिक घाटे के कारण इसे बंद करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया और 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। कौन, ब्रिटिश शासन के द्वारा इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। तो आंदोलन के समय डॉक्टर उषा मेहता ने गुप्त रेडियो चलाकर क्या किया था, इसकी प्रसारण शुरू किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो रेडियो का विकास, स्वतंत्रोत्तर काल और प्रसार, यानी स्वतंत्र भारत में आकाशवाणी की भूमिका। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद 1947 में आज़ादी के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, त्रिची थे। भारत सरकार ने इसे राष्ट्र निर्माण और शिक्षा की प्रमुख हथियार माना। 1857 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ उसके 10 साल बाद आकाशवाणी ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। विविध भारती में माध्यमों से रेडियो ने जन जन के दिलों में जगह बनाई और मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बन गया ये। ठीक है, अगर इसके बारे में FM और डिजिटल निष्कर्ष पे अगर हम आएँ तो इसके बारे में कहा जाता है कि रेडियो के विकास के अंतिम चरण निजी FM चैनलों यानी 1993 के बाद और सामुदायिक रेडियो के रूप में सामने आया। आज रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं है बल्कि डिजिटल ऐप और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में सुना जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसके निष्कर्ष पर अगर पहुँचे तो रेडियो का विकास क्रम यह सिद्ध करता है कि ध्वनि माध्यम कभी पुराना नहीं होता। यह आज पॉडकास्ट और इंटरनेट रेडियो के रूप में और अधिक शक्तिशाली होकर के उभरा है, यानी ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी ये इंटरनेट के माध्यम से उभरा। जब चाहें तब हम लोग इसे सुन सकते हैं। आइए, ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रेडियो समाचार की भाषा और शैली की समीक्षा कीजिए। है ना, रेडियो समाचार की भाषा, क्या,
रेडियो समाचार की भाषा और शैली की समीक्षा करना है। भाषा का स्वरूप सरल और व्यवहारिक, यानी रेडियो समाचार की भाषा मूल सिद्धांत लिखना बोलना के लिए है। चूँकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे क्या कर सके, अनपढ़ और साक्षर दोनों आसानी से समझ सके। किताबी या साहित्यिक क्या है, संस्कृत निष्ठा भाषा रेडियो के लिए अनुपयुक्त है। समाचार वाचक के लिए प्रवाह और तरलता, यानी जो फ्लुएंसी होता है, यानी जो फास्ट जो बोलता है, वो आवश्यकता है। इसलिए ऐसी शब्दावली की चुनी जाती है जो बोलने में आसान हो और सुनने में सुखद हो। ठीक है। संक्षिप्त और स्पष्टीकरण अगर देखें तो रेडियो समाचार में वाक्य छोटे होने चाहिए। लंबे और जटिल वाक्यों से श्रोता ध्यान भटकता है। एक विचार के लिए एक वाक्य का नियम यहाँ लागू होती है। वर्तमान काल की प्रक्रियाओं का प्रयोग समाचार को ताज़ा और जीवंत बनाता है ना। उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि स्थान पर सीधे, यानी कहाँ है का प्रयोग बेहतर है। तो आनी कहते हैं तकलीफ शब्दों और अस्पष्ट संक्षेप से बचना रेडियो समाचार लेखन का मुख्य अंग है। आगे तो इसकी जो रचनात्मक ढांचा होती है, रेडियो समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि सबसे महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले दी जाती है। सांख्यिकी का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए ताकि श्रोता आंकड़े में उलझ न जाए। खबर की संरचना 3 हिस्सों में होती है। मुखड़ा, यानी जो सबसे बड़ी सूचना होती है। निकाय, यानी विस्तार में उसे बताना, और फिर समापन, यानी बैकग्राउंड। यह ढांचा श्रोता को तुरंत मुख्य जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, यानी सुनने वाले को सबसे पहले ये बात समझ में आ जाए। आगे देखिए तो इसकी ध्वनि का जो संदेश होता है, रेडियो समाचार लेखन तब तक अधूरा है जब तक क्या हो, उसका वाचन सही ना हो। सही विराम चिन्ह, शब्दों का शुद्ध उच्चारण और आवाज़ में उतार चढ़ाव भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, उच्चारण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन। चलिए निष्कर्ष अगर देखें तो रेडियो समाचार की भाषा सरल, सीधी और प्रवाहपूर्ण और क्या होता है, जन सामान्य के स्तर पर होनी चाहिए। जो खबर कानों को सुहाए और मस्तिष्क में स्पष्ट चित्र बना सके, वही आदर्श रेडियो समाचार है। तो ये था आपका श्रव्य माध्यम और इसके विभिन्न स्तर पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कैसे इसका विकास क्रम रहा। ठीक है, किन किन वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आपके क्वेश्चन किस तरह से तैयार होते हैं। चलिए तो हम लोग मिलते हैं, ठीक है, आगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अब इसके बाद हम लोग दृश्य माध्यम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका इकाई 2 में संक्षिप्त सार ये है कि श्रव्य माध्यम ध्वनि और कल्पना का माध्यम, थिएटर ऑफ माइंड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब मार्कोनी 1895 भारत में शुरुआत, 1823 यानी AIR जो कब हुआ, 1936 में। ठीक है, लेखन शैली जो है वो उल्टा पिरामिड होता है, यानी सरल भाषा और छोटे वाक्य होते हैं। आधुनिक रेडियो जो FM है, ठीक है, सामुदायिक रेडियो और डिजिटल पॉडकास्ट बन चुका है। ठीक है, रेडियो केवल एक मशीन नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली आवाज़ है जो जिसे हर कोई सुन सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों, और इस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ इससे क्या होगा ना, आपके जो भी प्रश्न बनने वाले हैं श्रव्य माध्यम से वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे।